जल्दी से आइए जिट पे। जिट होता क्या है? जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम के कुछ की एलिमेंट है, मतलब अगर आप जस्ट इन टाइम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको इन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। पहली क्या है? आपने कहा कि सर आपको रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री रिड्यूस करनी पड़ेगी और ये भी याद रखना होगा कि क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल रिसीव हो। उसको करने के लिए आप क्या करेंगे? आप सप्लायर से पहले ही डिस्कस कर लेंगे कि भाई मेरे को क्या चाहिए, एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट टाइम बता दो जब तुम मैं आपको बताने को तैयार हूं जब आप मुझे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। फिर आप उससे कहेंगे रॉ मटेरियल ना सीधा मेरे शॉप फ्लोर लेवल पे हो, और आप उससे कहेंगे तुम ना यहाँ तक डिलीवरी और क्वालिटी की खुद जिम्मेदारी लोगे, और मैं आपको डायरेक्टली बता दिया करूंगा कि मेरे को, जैसे मेरे पास मैंने एक बहुत अच्छा सिस्टम लगा रखा है जिससे जैसे ही मेरे यहाँ कुछ चेंज होता है, आपको ईआरपी सिस्टम में मेरे यहाँ कोई चेंजेस या रिक्वायरमेंट होती है आपको उसी समय पता चल जाएगा। अब आपने कहा कि अच्छा सर बिल्कुल इतना अच्छा सिस्टम है, हाँ इतना अच्छा सिस्टम है, तो जैसे ही रिक्वायरमेंट हो आप फुलफिल कर दीजिएगा और स्मॉल डिलीवरीज में डिलीवर करिएगा। ये नहीं कि आप वेट करें कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी आएगी तभी डिलीवर करूंगा। स्मॉल डिलीवर पे डिलीवर करिएगा, जहां पे बिल्कुल शॉप फ्लोर लेवल पे डिलीवर करिएगा। अब हमने कहा यार क्वालिटी भी खराब हो सकती है, तो हमने अपने इंजीनियरिंग टीम वगैरह को क्या कहा? अपने अपनी इंजीनियरिंग टीम वगैरह को कहा कि आप एक काम करिए, हमने उनसे बोला कि आप एक काम करिए, आप ले जाके आप ले जाके अपना, मैंने लाइन गलत बोल दी, आप वहां जाके बैठिए, सप्लायर साइट पे जाके बैठिए, कुछ ले जाना नहीं है, आप अपना आप सप्लायर साइट पे जाके बैठिए, वहीं पे उनकी प्रोसेसेस को इम्प्रूव करिए और वहीं पे आप इंस्पेक्ट वगैरह भी करिए, वहीं पे सब कुछ करिए। पहले तो कोशिश करिए कि इंस्पेक्शन की जरूरत ही ना हो, उनकी प्रोसेस इतनी अच्छी हो जाए, और अगर जरूरत हो तो वहीं पे इंस्पेक्ट करिए, ताकि हमारे पास जो गुड्स हैं वो एकदम बढ़िया क्वालिटी के गुड्स हैं। हमें डब्ल्यूआईपी की इन्वेंटरी पे फोकस करना है। हमें डब्ल्यूआईपी की जब इन्वेंटरी को पर फोकस कर रहे हो तो हमें ये याद रखना है कि हमारे डिफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होने चाहिए, हमारे हमारा स्क्रैप की कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए, और हम अच्छे से अच्छे गुड्स ही प्रोड्यूस करें। तो आपके लिए इसके लिए कुछ सब पॉइंट्स बने थे। जब आपने कहा कि सर आप डब्ल्यूआईपी की इन्वेंटरी को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, तो आपने सबसे पहले सोचा था कि हम एक काम करते हैं, अपनी सेटअप कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। मैंने कई एग्जाम्पल दिखाए थे, कई वीडियो दिखाए थे आपको, नेस्कार, F1 रेस, SMED, भगवान जाने कितने सारे हमने वीडियोस देखे थे जिसके अंदर हमने समझा था कि देखो हमारा सेटअप टाइम हमें रिड्यूस करना है। मैंने आपको ये भी दिखाया था, एक बॉटलिंग प्लांट दिखाया था जिसके अंदर सेटअप टाइम वन टाइप ऑफ बॉटल से सेकंड टाइप ऑफ बॉटल पे आने के लिए बहुत मिली सेकेंड्स के अंदर वो चेंज कर रहा था। इससे फायदा क्या हो रहा था? जब आपने कहा कि सर, जब आपने सेटअप टाइम रिड्यूस कर दिया तो आपको बड़े ज्यादा ज्यादा बड़ा लाट आपको क्या कहते हैं बेस्ट साइज लेने की जरूरत नहीं। आपने कहा लार्ज बेस्ट साइज लेने की जरूरत नहीं है, क्यों सर? क्योंकि देखो हम लार्ज बेस्ट साइज लेते क्यों थे? मान के चलिए पेप्सी है, पेप्सी ने मिरिंडा से सेवन अप पे स्विच करना है। जब वो पेप्सी मिरिंडा से सेवन अप पे स्विच करेगी तो ऑब्वियसली वो अपना पूरा बॉटलिंग प्लांट वगैरह जो भी है उसको क्लीन करेगी। अब उसको पूरा दिन लग रहा है उसके लिए, तो जब वो पूरे दिन की कॉस्ट है वो कहेगी यार बेकार हो रही है, तो एक काम करते हैं अब जब मैं सेवन अप बना रही हूँ तो ज्यादा से ज्यादा सेवन अप बनाऊं और उसके बाद ही दोबारा स्विच करूं किसके ऊपर, मिरिंडा पे, अदरवाइज फिर से मेरी पूरा दिन बेकार होगा। तो मैं इसीलिए बैच साइज बड़ा करना चाह रहा होता था। अब हम चाहते क्या है, हम इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं। हम कहते हैं कि यार हम डिफरेंट अप्रोचेस फॉलो करेंगे, जैसे हम वीडियो बनाएंगे, वीडियोग्राफी वगैरह करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये बैच साइज में किस तरीके से क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे इसको रिड्यूस किया जा सकता है, और उसको अल्टीमेटली धीरे धीरे करके उसको रिड्यूस करते जाएंगे। जैसे हमने देखा था F1 रेस में पहले कितना ज्यादा टाइम लगता था, बाद में कितना कम टाइम लगने लग गया, पेट्रोल रिफ्यूल, टायर चेंज, सब चीज में। तो आपने कहा सिमिलरली हमारा फैक्ट्री के अंदर हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से हर चीज के अंदर, मैंने आपको फैक्ट्री का भी दिखाया, जैसे बॉटलिंग प्लांट का दिखाया, तो आप कहेंगे कि यार हमारा सेटअप टाइम लीस्ट होना चाहिए, ये आपने कहा। सेकेंड पॉइंट बोला कि यार सबके फ्लो को हमें सिंक्रोनाइज करना है, जैसे थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट में पढ़ा था। सबके फ्लो को सिंक्रोनाइज करने का मतलब क्या होता है? मैंने कहा सबके फ्लो को सिंक्रोनाइज करने का मतलब होता है कि जिस स्पीड से हमारा हमारा बॉटलनेक पे वर्क हो रहा है उसी स्पीड से आप बाकी मशीन्स पे भी वर्क करिए। अब इसको करने के कई तरीके हैं, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स वगैरह तो हम डील कर ही चुके हैं। यहाँ पे हम लोग पुल सिस्टम को और ज्यादा डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। पुल सिस्टम क्या था? आपको याद होगा दो तरीके के सिस्टम थे,
पुल सिस्टम एंड पुश सिस्टम। पुल सिस्टम में आप क्या करते थे, आपने कहा कि सर पुल सिस्टम में मान के चलिए, मैंने आपको एग्जांपल बहुत सारे दिए थे कान के लिए, एक लाइब्रेरी का एग्जांपल दिया था। तो पुल सिस्टम में क्या करते थे, जब डिमांड आती है उसके बाद हम गुड्स बनाना शुरू करते हैं। हमने डेल की वेबसाइट देखी थी, सब चीज समझी थी इस चीज के अंदर कि जैसे ही डिमांड आती है उसके बाद हम प्रोडक्शन शुरू करते हैं। बहुत लो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन पहले से करके रखते हैं, अदरवाइज जब डिमांड आती है तभी प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, और पुश सिस्टम में क्या होता था, पुश सिस्टम में आपने कहा कि सर हम पहले से इन्वेंट्री बना के रखते थे। हमने सैंडविच का भी एग्जांपल लिया था कि देखो हमारे पास 4 तरीके के सीजन और 4 तरीके की ब्रेड है, तो हम 16 टाइप ऑफ ब्रेड वो बना सकते हैं इसके अंदर, पुल सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के हिसाब से 4 into 4 16 टाइप्स की। लेकिन पुश के अंदर हमें मजबूरन लिमिटेड टाइप की ही इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम ज्यादा इन्वेंट्री अलग अलग टाइप की नहीं रख सकते। क्या पता एक टाइप पे ज्यादा ऑर्डर आए दूसरी पे ना आए। तो आपने कहा कि सर इसमें भी पुल सिस्टम हमारी हेल्प करता है। कानबान कार्ड, कानबान कार्ड एक तरीके का लाइब्रेरी कार्ड होता है। जैसे हम लाइब्रेरी से मान के चलिए ये बुक लेके आए, ये जब बुक लाए तो आपने इसमें से, लाइब्रेरियन क्या करते हैं, लाइब्रेरियन इसके ऊपर लिख देते हैं कि आपकी इस तारीख को रिटर्न करनी है, कार्ड लेते हैं, कार्ड लगा देते हैं। आपने कहा अच्छा, अब कार्ड से पता चल गया कि ये बुक अब उस जगह पे नहीं है, आपके पास कार्ड है इसका मतलब बुक नहीं है। अगर ज्यादा कार्ड एक ही टाइप की बुक के आ रहे होते हैं तो लाइब्रेरियन को इमीडिएटली पता रहता है कि हमें क्या करना है, हमें इस टाइप की बुक को परचेज करना है और परचेज करना है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसकी क्वांटिटी और परचेज करनी है। ठीक है ना, बिल्कुल सेम चीज यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, आप शेल्फ पे जैसे ही चीज हटी, जैसे मान के चलिए आप एक वेयर हाउस में है, वेयर हाउस नहीं, आप एक मॉल में है, आपने गुड्स खरीद के आप बाहर निकले डिपार्टमेंटल स्टोर से, आपने जैसे ही पे किया, अब तो आरएफआईडी वगैरह से सीधा पता चल जाता है, इन्वेंट्री वगैरह अपडेट हो जाती है कि यार अब आइटम खत्म हो गए हैं। पहले क्या होता था, एक चिट होती थी, वो हटा लेते थे कि अच्छा ये अब अलग रख दिया, कि अब ये हटा लिया, अब हमें पता है इतनी हट चुके हैं, इसका मतलब इसकी डिमांड हमें करनी है, ये आइटम अब खत्म होता जा रहा है। तो आपने कहा कि सर बड़ी सीधी सी बात है, उसको अब मंगवाना पड़ेगा ना, जो हमने कार्ड हटाया उसमें से। तो बिल्कुल वही चीज करते थे, अब आरएफआईडी से स्कैन करके सीधी सीधी आगे बढ़ाते जाते हैं कि यार बार कोड स्कैन किया, आगे बढ़ते जाओ, हमें पता चलता जा रहा है, सिस्टम में अपने आप अपडेट होता जा रहा है कि ये आइटम कम होता जा रहा है। तो दिस इज नोन एज कानबान। कानबान सिस्टम क्या कहता है, जब आपको रिक्वायरमेंट आए तो पीछे कार्ड आप पास करते क्या था, वर्किंग सेल्स में वर्क करना। आपने कहा सर वर्किंग सेल्स में, हाँ, ग्रुप करके मशीन को वर्किंग सेल्स में वर्क करना। इसी के अंदर हमने सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, जो कि स्टडी मटेरियल में एक अलग टॉपिक है, हमने यहीं पे डील कर लिया था। आपको मैंने समझाया था ग्रुप टेक्नोलॉजी, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग या वन पीस फ्लो, प्रोडक्शन फ्लो क्या है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सिमिलर टाइप के पार्ट्स को ग्रुप करते हैं। आपने कहा सिमिलर टाइप के पार्ट्स को ग्रुप करते हैं, हाँ जी। जैसे ये बड़े अलग अलग टाइप के पार्ट्स हैं, हमने एक तरीके के जो घूमने वाले टर्निंग पार्ट्स हैं उसको एक तरीके से कर दिया, ज्योमेट्रिक वाले अलग तरीके से, फॉर्म पार्ट जैसे हमने बनाया है किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में उसको अलग कर लिया। ऐसे ही आप प्रोडक्ट्स के लिए भी कर सकते हैं। आपने कहा शर्ट्स एक साइड कर दी, शर्ट ट्राउजर एक साइड कर दिए, तो आपने कहा कि सर शर्ट टी शर्ट वगैरह सब एक कैटेगरी कर दी, ट्राउजर वगैरह एक कैटेगरी कर दी, और इन सबको हमने क्या बोलना शुरू कर दिया, फैमिली। क्योंकि एक ही फैमिली में थोड़े से वेरिएशन है, एक ही फैमिली में थोड़े से वेरिएशन है। जैसे हमारी फैमिली में मेल भी है, फीमेल भी है, किड भी है, सब कुछ है तो एक ही तरीके के लोग, एक ही सोच वाले, है ना, है तो एक ही सोच वाले। बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे फैमिली है। आपने कहा कि सर एक ही तरीके की चीज है, पार्ट्स ही हैं। आपने कहा एक टर्निंग वाले हैं, एक ज्योमेट्रिक है, ऑल्दो थोड़े थोड़े चेंजेस हैं। लेकिन अब एक बात जानते हैं आप, जो सेम टाइप की फैमिली होती है उसके अंदर फंक्शंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। तो अब हमने क्या किया, फंक्शंस को, अभी तक क्या था, हमने डिपार्टमेंट्स बना रखे थे, अभी तक क्या था, हमने डिपार्टमेंट्स बना रखे थे। अब डिपार्टमेंट्स हटा के, डिपार्टमेंटलाइजेशन हटा के, अब हमने क्या किया, उसको सेल्स में कन्वर्ट कर दिया, क्लस्टर्स या सेल्स में कर दिया, जैसे वर्किंग सेल भी कहते हैं। जैसे अगर टी हमने बहुत बड़ी बड़ी मशीन ना लगा के उसकी छोटी छोटी मशीन लगाई, और आपने कहा ये पूरा एक डिपार्टमेंट था, ये अलग डिपार्टमेंट था, ये अलग डिपार्टमेंट था, और ये अलग डिपार्टमेंट था, 4 डिपार्टमेंट्स में हमारा प्रोसेस होता था। आपने कहा कि सर यहाँ से जैसे टर्निंग पार्ट्स थे, यहाँ जाते थे, फिर यहाँ जाते थे, फिर यहाँ जाते थे, फिर यहाँ जाते थे, बहुत बेकार ट्रांसपोर्टेशन था, बेकार में मूवमेंट था, ये बेकार के वेस्ट थे। तो आपने इसको बचाने के लिए क्या किया, आपने कहा कि सर एक ही क्लस्टर बना दिया, और उस पर्टिकुलर एक आइटम के लिए एक क्लस्टर, दूसरे आइटम के लिए दूसरा क्लस्टर, तीसरे के लिए तीसरा, मशीन्स का इस तरीके से सेल बना दिया। और कोशिश की कि हमारा ये सेल नगाड़े सेल हो, नगाड़े सेल मतलब यू शेप सेल हो, जिसमें एक ही पर्सन पूरा प्रोडक्शन करे।
एक ही पर्सन पूरा प्रोडक्शन करे, टिपिकली 2 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, इस तरीके का भी सेल होता है, एक यहाँ लगा पड़ा है, एक यहाँ लगा पड़ा है। तो आपने कहा कि सर इससे फायदा क्या होता है? इससे इससे फायदा, जब ये एक ही पर्सन प्रोड्यूस कर रहा होता है, इसने पहले फर्स्ट मशीन पे काम किया, फिर सेकंड पे काम किया, थर्ड पे किया, फिर फोर्थ पे किया, उसी आइटम पे। अगर कहीं मशीन सही नहीं चल रही थी तो उसने जिडोका खींच के उसने मशीन को वहीं रोक दिया। आपने कहा पहले जिडो का रोप होती थी, अब बटन है, बड़ी सीधी सी बात है, मतलब मशीन को वहीं वहीं के वहीं उसने स्टॉप कर दिया। तो द पॉइंट इज कि यार इसके अंदर डब्ल्यूआईपी क्रिएट होने का ऑप्शन ही नहीं रहा, क्योंकि यही पहली मशीन पे है, फिर सेकंड पे लेके गया, फिर थर्ड पे लेके गया, तो डब्ल्यूआईपी का कोई चांस ही नहीं रहा। और हमने जब सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग की, हमने मशीन्स को वैसे ही छोटा छोटा लिया है, एक एक सेल बनाने के लिए। इसके अंदर हमने ये भी समझा था कि ये देखिए, ये एक मिथ है कि छोटी मशीन्स एक्सपेंसिव आती हैं, बड़ी मशीन्स कॉस्टली आती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि छोटी मशीन्स हमारे को कॉस्ट ज़्यादा सेव करके देती हैं। हमारा इन्वेंट्री की भी कॉस्ट बहुत सेव करके देती है, और टोटल जो मशीन की कॉस्ट है वो भी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होती है। ऑन सर्टेन ओकेजन छोटी मशीन सस्ती आती है। ठीक है, तो ये एक तरीका था और डब्ल्यूआईपी को बचाने का। आपको वर्कफोर्स को पहले ही सिखाना होगा कि देखो देखो, जब आप जिडोका खींच रहे हो, जितनी देर में रिपेयर टीम वाला आ रहा है, उतनी देर में तो आप कई चीजें खुद ही सही कर लोगे। जितनी देर में रिपेयर टीम वाला आ रहा है, उतनी देर में तो आप कुछ आइटम्स को खुद ही सही, कुछ छोटे मोटे डिफेक्ट्स को तो खुद ही सही कर लोगे। तो क्यों खुद नहीं कर रहे, क्यों उसका वेट कर रहे हैं? आपने कहा बात तो ठीक है, खुद ही कर लो। उसका वेट करने का लॉजिक क्या है? कोई लॉजिक नहीं है ना। तो आपने कहा बिल्कुल सही बात है, हम ये कहेंगे उसका पर्सन का वेट करने का किसी तरीके से कोई लॉजिक नहीं बनता। आपको छोटे मोटे रिपेयर्स हम खुद सिखाएंगे। तो ये चेंज लाना हमें जरूरी है। हमें हमें उसको, वर्कर को मल्टी क्रॉस फंक्शनल बनाना है, कि ये नहीं कि एक पर्टिकुलर पे ही काम कर सके, दूसरी पे भी वो कर सके, तीसरी पे भी काम कर सके। हमारे को वर्कर्स को सारी मशीन्स पे काम करने लायक क्रॉस फंक्शनल बनाना है, क्योंकि सेल्युलर में तो आपको पता है एक ही सेल में सब तरीके की मशीन है। तो उसको सब तरीके के काम आने चाहिए, ना कि सिर्फ ये। उसको ऑटोनोमस मेंटेनेंस भी आना चाहिए, छोटा मोटा मेंटेनेंस, तब जब तक रिपेयर टीम नहीं आ रही तब तक वो सही करे और उसका काम इंप्रूव हो। उसको क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो भी हमें सिखाना चाहिए। फिर हमें यहाँ पे अपना सिस्टम, इनवॉइसिंग सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे बैक फ्लशिंग के हिसाब से इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। ये मैं अभी 1 मिनट में बैक फ्लशिंग पे लेके आ रहा हूँ। फिर आपने कहा कि सर अब आ गए अकाउंटिंग सिस्टम में, इनवॉइसिंग सिस्टम पे। आपने कहा वो क्या होता था? हमें बैक फ्लश करना होता था। बैक फ्लश का मतलब, अब देखो, जब आपने कह दिया अपने सप्लायर से कि तू सीधा आके फैक्ट्री फ्लोर पर डिलीवर कर दे, भाई उसने इनवॉइस नहीं भेजा, वो छोटे छोटे आइटम्स, छोटे छोटे, आपने उससे कहा क्वांटिटी में गुड्स डिलीवर कर, वो जल्दी जल्दी गुड्स डिलीवर कर रहा है। वो बेचारा, उसकी क्या गलती, वो इनवॉइस बनाए या गुड्स डिलीवर करे? तो आपने, लेटेस्ट से पहले आप 2 टाइम्स मंगवाते थे विद इन अ मंथ, अब आप 1000 टाइम्स मंगवा रहे हैं विद इन अ मंथ। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सप्लायर टू डिलीवर इनवॉइसेस, गेट पास एक्सेट्रा फॉर होल 1000 यूनिट्स। हम भी गेट पास वगैरह सारी चीजें हटा देते हैं, हम कहते हैं सीधा तू फैक्ट्री के शॉप फ्लोर लेवल पे ही डिलीवर कर। जब आप ऐसा करते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम आई? वो बेचारा इनवॉइस नहीं बना पाया, क्वांटिफाई नहीं हो पाया कि कितने यूनिट्स आए कितने नहीं आए। अब हम कहते हैं आप चिंता ना करो, हम आपको अपने हिसाब से पे करेंगे, आपको ये तो पता है कितने यूनिट्स बनाए? वो कहता है हाँ मेरे को ये पता है। हम कहते हैं तू एक ही इनवॉइस बना, चार चार इनवॉइस, 1000 इनवॉइस मत बना, डू नॉट मेक 1000 इनवॉइसेस, रेदर यू मेक वन इनवॉइस ओनली। हम कहते हैं कि देखो, हम कहते हैं हमारा फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हुए लेटेस्ट से 1000 यूनिट्स, लेटेस्ट से 1000, मतलब हमने चश्मे बनाए, सनग्लासेस बनाए, फॉर विच वी रिक्वायर टू लेंसेज, सो ऑब्वियसली वी परचेज 2000 लेंसेज। उसने कहा हाँ 2000, लेकिन हमने कहा यार स्क्रैप भी हुए हमारे कुछ लेंस, लेटेस्ट से 500 लेंस स्क्रैप हो गए। तो हमने उससे कहा कि भाई 2500, लेकिन उसने कहा मैंने 2500 नहीं सप्लाई किए। हमने कहा नहीं नहीं, एक चीज रह गई कि कुछ क्या पता हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हो, उसका एडजस्टमेंट और देख लेते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट करके हमें पता चल गया कि अल्टीमेटली हमने कितने यूनिट्स उससे मंगवाए हैं। उसने कहा हाँ अब आप सही निकाल रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा खतरा है जो मैं आपको दिखाता हूँ। बैकफ्लश के अंदर आइएगा नीचे, 1 मिनट। बैकफ्लश तभी कामयाब है जिट के अंदर, पेज 3-20 पे हूँ, जब आपकी प्रोडक्शन रिपोर्टिंग सही हो, स्क्रैप रिपोर्टिंग सही हो, इन्वेंट्री रिपोर्टिंग सही हो, अदरवाइज बैकफ्लश फेल है। आपने कहा लॉट रेसिंग क्या है? मैंने कहा बताता हूँ। अगर गीगो, मतलब गीगो क्या है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। अच्छी चीज डालोगे तो अच्छी निकलेगी, गार्बेज डालोगे तो गार्बेज निकलेगी।
आपका इन्वेंटरी सही आपने रिपोर्ट कर रखा है, स्क्रैप सही रिपोर्ट कर रखा है, प्रोडक्शन सही रिपोर्ट कर रखा है, तभी ये सक्सेसफुल है। तो आपको अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपरली ट्रेन करना है, रिटेन करना है और अच्छे एम्प्लॉयज को कहीं नहीं जाने देना जो सही रिपोर्टिंग करें। साथ में आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम को सही करना है जो कि लॉट ट्रेस कर सके, क्योंकि अब लॉट्स में बहुत मुश्किल हो गया। वो जल्दी जल्दी छोटी छोटी क्वांटिटी में दे रहा है, तो आपको पता नहीं चल पा रहा कि किस आइटम को किस लॉट में लग के बन के निकला। तो आपको जिस समय प्रोडक्शन कर रहे हैं उसी के अंदर आपको कंप्यूटर के साथ दिमाग लगाते हुए आरएफआईडी बेस पे आपने बिल्कुल लॉट्स की भी सिस्टम मैनेज करके चलनी है। ये नहीं कि आपने जेट लगा दिया तो लॉट छोड़ दो। आपको अपना कंप्यूटर सिस्टम इस तरीके के मैनेज करने हैं जो कि लॉट भी पिकिंग सिस्टम वगैरह सारी चीज उसकी बारकोड वगैरह के बेस पे हो और वो लॉट भी मैनेज कर पाए।